हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क वेयर नॉलेज बिगिंस टू शाइन, ताकि आपकी लर्निंग हो आसान और सुपर इफेक्टिव। तो आज स्टडी स्पार्क आपके लिए लाया है हमारे क्रॉप साइंस की यूनिट सेकंड की सेकंड क्रॉप, जो कि है जूट। ओके, इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो कि 4 मार्क्स कैरी कर सकती है। इस पर 4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जूट क्रॉप है, उसका लोकल नेम है जूट। एंड इसके हम ओरिजिन की बात करें तो हमारे जूट का ओरिजिन एंड बॉटनिकल नेम, तो हमारे जूट के 2 स्पीशीज़ है बच्चों, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एंड कॉर्कोरस ओलिटोरियस। तो दोनों स्पीशीज़ का बॉटनिकल नेम अलग अलग है। तो पहली वाली स्पीशीज़ जो है उसका बॉटनिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एंड इट इज़ कॉर्कोरस ओलिटोरियस। तो ये 2 स्पीशीज़ के बॉटनिकल नेम है जो आपको याद करने हैं। एंड इट बिलोंग टू द फैमिली टिलियेसी। तो टिलियेसी फैमिली से हमारा जूट बिलोंग करता है। ओरिजिन, तो हमारे जूट का ओरिजिन जो है यानी कि कहाँ से आया, तो जूट की 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है और उनके जो ओरिजिन है, तो देखिए एक पहली स्पीशीज़ जो है उसकी कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, उसका ओरिजिन गिवन है अपने को साउथ एशिया का। एंड जो सेकेंड स्पीशीज़ है दैट इज़ कॉर्कोरस ओलिटोरियस, इसका ओरिजिन है बच्चों अफ्रीका का। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट वैरायटीज़। तो जूट के वैरायटीज़, तो आपको यहाँ पर कैप्सुलरिस और ओलिटोरियस दोनों की वैरायटीज़ गिवन है। ओके, एंड इसमें से इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ ये और ये वाली है, आपको ये याद करना होगा दोनों के भी। इसके कोई 2 वैरायटीज़ याद कर ले, इसके कोई 2 वैरायटीज़ याद कर ले। क्यों? बिकॉज इसमें फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वैरायटी का क्वेश्चन बच्चों आपको टेबल वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ओके, सो वैरायटीज़, इसकी वैरायटीज़ आप याद कर लीजिए धुलेश्वरी एंड फुलेश्वरी। एंड ओलिटोरियस की वैरायटीज़ होती है 0620 O632। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों के इकोनॉमिक यूजेस। इकोनॉमिक यूजेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा आता है कि राइट द इकोनॉमिक यूजेस ऑफ जूट, जो कि बड़ा इजी होता है, बस आप 1-2 बार उसे रीड कर ले, समझ ले। आई गारंटी आप ये क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे अगर पेपर में आएगा तो। ओके, सो देखते हैं इकोनॉमिक यूजेस ऑफ जूट। तो जूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली वेस्ट बंगाल। ओके, यानी कि हमारा जूट जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कहाँ पर, स्पेशली वेस्ट बंगाल की। ओके, वेस्ट बंगाल की एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। ओके, जूट इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने वाली एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। ओके, तो फाइबर इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड रोप, यानी कि सुतली बनाने के लिए। सो हमारे जूट है उसके जो फाइबर्स होते हैं उससे गनी बैग यानी कि बोरियाँ, जो आपने देखे होंगे चावल की बोरियाँ आती है, शक्कर की बोरी, तो वैसे बोरियाँ बनाने के लिए यानी कि सुतली रस्सी बनाने के लिए, रोप बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैट्स, ट्विन्स एंड तत्परी। ओके, तो इसके फाइबर से, जूट के जो फाइबर होते हैं बच्चों, से मैट्स, ट्विन्स एंड तत्परी भी बनाते हैं। जूट it is used for the manufacture of सैकिंग एंड कारपेट बैगिंग। ओके, सो जूट से हम हेस्टेन, सैकिंग और कारपेट बैगिंग बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट इज जूट स्टॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग पेपर, हार्डबोर्ड, गन पाउडर, चारकोल एंड फ्यूल। क्या गिवन है कि उससे हम तो जूट स्टॉक बोले तो बच्चे उसके डंठल, जूट के जो डंठल होते हैं उससे पेपर बनाया जाता है, हार्डबोर्ड, चारकोल और फ्यूल बन सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कैप्सुलरिस एंड ओलिटोरियस। ओके, तो इकोनॉमिक यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट थे, इम्पॉर्टेंट है और इजी भी थे। आप एक क्विक रिवीजन देख लिए शॉर्टकट में। तो जूट से हम क्या क्या बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं, रोप बना रहे हैं, मैट्स, पेपर, बोर्ड एंड फ्यूल बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट कैच क्रॉप है, वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है, मेनली यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड रोप, सुतली। एंड बस 2 मार्क के लिए 4 to 6 पॉइंट इनफ रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द कैप्सुलरिस एंड ओलिटोरियस। इट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। कैप्सुलरिस एंड ओलिटोरियस का जो डिफरेंस है बच्चों, डिस्टिंग्विश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पर भी 2 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहीं 2 to 6 पॉइंट आप इसके याद कर ले और इसके तुम ध्यान में ही रखें। तो ये दोनों जो है वो जूट स्पीशीज़ का डिफरेंस हम देखते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं हम सबसे पहले कैप्सुलरिस का। तो कैप्सुलरिस प्लांट आर डॉर्फ। तो कैप्सुलरिस का जो प्लांट है बच्चों वो डॉर्फ यानी कि छोटा डॉर्फ प्लांट होता है। तो फाइबर इज़ लेस लस्टरस एंड ऑफ लो क्वालिटी। इसका जो फाइबर होता है वो कम लस्टरस और लोअर क्वालिटी का होता है। लस्टरस यानी कि चमकीला, यानी कि इसका जो कैप्सुलरिस का जो फाइबर है बच्चों वो लेस लस्टरियस एंड लो क्वालिटी का मिलता है अपने को। चलो अल्टरनेट देखते हैं। तो इसके प्लांट जो होते हैं कैप्सुलरिस के वो डॉर्फ होते हैं, लेकिन ओलिटोरियस के प्लांट टॉल होते हैं। तो कैप्सुलरिस
का फाइबर जो मिलता है अपने को, कैप्सुलरिस से जो फाइबर मिलता है वो लेस लस्टरियस एंड लो क्वालिटी का होता है, वेयरएज ऑलिटोरियस से जो हमें फाइबर मिलता है वो लस्टरस होता है एंड गुड क्वालिटी का होता है। यानी कि ऑलिटोरियस का जो फाइबर होता है वो चमकीला होता है और एकदम अच्छी क्वालिटी का होता है। कैप्सुलरिस दे कैन ग्रो इन वाटर लॉग्ड कंडीशन। तो कैप्सुलरिस जो होता है वाटर लॉग यानी कि पानी जमा होने वाली जगह, जो ऐसी जगह जहाँ पर पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पर भी हमारा कैप्सुलरिस ग्रो कर सकता है। बट ऑलिटोरियस की बात करें तो दे कैन नॉट ग्रो इन वाटर लॉग्ड कंडीशन। तो ऑलिटोरियस जो है वाटर लॉग्ड कंडीशन में अच्छा ग्रो नहीं करता है, यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, ऐसे कंडीशन में ऑलिटोरियस अच्छे से ग्रो नहीं करता है। अब देखते हैं हम कैप्सुलरिस, दे आर मोर ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिसीजेस। ओके, तो कैप्सुलरिस जो होता है ये वैरायटी जो है पेस्ट और डिसीजेस के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है, वेयर इट इज़ दे आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीजेस। वेयर ऑलिटोरियस जो है वो पेस्ट एंड डिसीजेस के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं। ओके, देखो कैप्सुलरिस they are susceptible to pest and diseases, whereas olitorius they resist against the pest and diseases. Okay, so they can be grown on low lying area. कैप्सुलरिस जो होता है बच्चों वो लो लाइंग एरिया पर ग्रो कर सकता है, whereas olitorius जो है वो हाई लाइंग एरिया, तो इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा कम एरिया की ज़रूरत होती है। इट कैन ग्रो ऑन अ लो लाइंग एरिया, वेयर ओलिटोरियस कैन नॉट ग्रो ऑन अ लो लाइंग एरिया, इट रिक्वायर्स हाई लाइंग एरिया। ओके, कैप्सुलरिस आर लेस अडेप्टेबल टू डिफरेंट सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो कैप्सुलरिस गिवन है कि वो लेस अडेप्टेबल होते हैं डिफरेंट सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन को, वेयर ओलिटोरियस आर मोर अडेप्टेबल टू डिफरेंट सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, सो बच्चों इस पर आपको 2 या फिर 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये इसके डिस्टिंग्विश को अच्छे से एक बार देख लेना पड़ेगा। 2 या फिर 6 मार्क के लिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सो जूट इज़ इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज अ गोल्डन फाइबर। सो बच्चों ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी पॉइंट गिवन है आपको, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। जूट इज़ इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया जिसे कहा, तो देखिए ये लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जूट इज़ इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज अ गोल्डन फाइबर। तो जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। सो जूट इज़ इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज अ गोल्डन फाइबर एंड जूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट बरकपुर इन वेस्ट बंगाल। सो ये 2 लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिर 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, एंड PY को रिपीट हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स में इस पर क्वेश्चन आया था। ओके, जूट इज़ इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर एंड जूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट बरकपुर इन द वेस्ट बंगाल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पर PYQ आ चुका है। ओके, देखते हैं हम इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्लाइमेट, तो इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप। सो जूट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप। सो नेक्स्ट इज क्लाइमेट। इकोलॉजी में आता है क्लाइमेट, तो जूट इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप। ओके, तो जूट एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट मीन्स इसको गर्म और ह्यूमिड यानी कि नमी वाला क्लाइमेट चाहिए। ओके, ह्यूमिड यानी कि नमी वाला क्लाइमेट चाहिए। इट इज़ ग्रोन इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 27 से 38 डिग्री सेल्सियस। सो जूट जो है वो बेस्ट टेम्परेचर रेंज 27 से 38 डिग्री सेल्सियस के बेस्ट टेम्परेचर रेंज में ग्रो होता है। रेनफॉल, इट रिक्वायर्स अ रेनफॉल ऑफ 1200 to 1300 mm पर ईयर। ओके, से 1200 से 1300 mm पर ईयर का रेनफॉल चाहिए। ओके, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ ग्रोन इन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 27 से 38 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू फॉर बोथ हेवी रेनफॉल एंड लो रेनफॉल एरिया, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल और बहुत कम रेनफॉल दोनों के लिए सेंसिटिव होती है। ओके, इट कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशन एट सीडलिंग स्टेज, यानी कि हमारी जूट जो होती है सीडलिंग स्टेज यानी कि जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें वाटर लॉगिंग यानी कि पानी जमा होना वो टॉलरेट नहीं कर सकता, तब वो ग्रो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सॉइल। तो सॉइल शुड बी वेल ड्रेन एंड फर्टाइल, pH 6.5 to 7.5। अगर आपने नोटिस किया होगा अब तक हमने जितने भी क्रॉप्स पढ़े तो ये 2 पॉइंट तो सारे क्रॉप में सेम कॉमन थे। सॉइल शुड बी वेल ड्रेन एंड फर्टाइल होनी चाहिए, pH 6.5 से 7.5 होना चाहिए। ओके, ये 2 पॉइंट तो कॉमन थे। ओके, एंड सॉइल लाइक द सैंडी लोम एंड रिवर साइड, इस तरह के से सॉइल चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों लैंड प्रिपरेशन। सो लैंड प्रिपरेशन यानी कि
ज़मीन की तैयारी, खेत कैसे तैयार करते हैं हम इसके जूट की प्रिपरेशन, जूट की कल्चरिंग के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। सो लैंड प्रिपरेशन, तो लैंड इज़ प्रिपेयर्ड बाय वन डीप प्लगिंग, देन क्लॉड्स आर क्रश्ड। ओके, तो पहले एक डीप प्लगिंग करते हैं, उसके बाद मिट्टी के क्लॉड्स यानी कि जो बड़े ढेले हैं उनको तोड़ते हैं। ओके, देन 2 to 3 क्रॉस हैरोइंग आर डन, 2 से 3 बार क्रॉस हैरो किया जाता है। एंड फाइनली लैंड इज़ क्लीन एंड लेवल्ड बाय वुडन प्लैंकर, फिर फाइनली क्या किया जाता है, आखिर में वुडन प्लैंकर से फील्ड को क्लीन और लेवल किया जाता है। ओके, वुडन प्लैंकर से लैंड को क्लीन एंड देन लेवल किया जाता है। FIM और कंपोस्ट इज एडेड बिफोर लास्ट हैरोइंग, लास्ट हैरोइंग से पहले FIM कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट है तो उसको डालते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सोइंग टाइम, तो सोइंग टाइम होता है 15 अप्रैल से 15 जून का, इम्पॉर्टेंट है। सोइंग टाइम एंड सोइंग मेथड आपको इसके याद करने होंगे। ओके, एंड सोइंग मेथड इज ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग। नेक्स्ट इज सीड रेट एंड स्पेसिंग, तो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस का जो ब्रॉडकास्टिंग का सीड रेट है बच्चों वो 9 to 12 kg पर हेक्टर का होता है, एंड ड्रिलिंग का उसका सीड रेट होता है 7 kg पर हेक्टर का। एंड ऑलिटोरियस का जो ब्रॉडकास्टिंग का सीड रेट है वो 7 kg पर हेक्टर का होता है, एंड ड्रिलिंग का जो सीड रेट होता है वो 5 kg पर हेक्टर का होता है। स्पेसिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग स्किप ना करें बिकॉज स्पेसिंग पे डायरेक्ट जो टेबल वाला क्वेश्चन होता है उसमें स्पेसिंग लिखने के लिए भी कहा जाता है। ओके, टेबल वाला क्वेश्चन मीन्स वो जो 8 मार्क के लिए जो क्वेश्चन आता है। ओके, स्पेसिंग में देखते हैं हम कैप्सुलरिस की स्पेसिंग जो कि होती है 13 to 7.5 सेंटीमीटर पर, एंड ऑलिटोरियस की स्पेसिंग होती है 13 to 5 सेंटीमीटर पर। एंड सोइंग डेप्थ होती है 2.5 to 4 सेंटीमीटर शैलो सोइंग के लिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम सो इम्पॉर्टेंट पेस्ट एंड डिसीजेस, तो इम्पॉर्टेंट पेस्ट गिवन है आपको यहाँ पर, जिसमें से आप ये 2 याद कर ले, हेरी कैटरपिलर एंड माइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और डिसीजेस में आप ये 2 डिसीज़ याद कर ले, स्टेम रॉट एंड रूट रॉट। तो बच्चों जो रूट रॉट होता है उसका मतलब होता है सड़ना, तो सड़ने को हम क्या कहते हैं, रॉट बोलते हैं। ओके, तो स्टेम रॉट एंड रूट रॉट दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजेस जूट के, एंड इम्पॉर्टेंट पेस्ट होते हैं हेरी कैटरपिलर एंड माइट्स आर द इम्पॉर्टेंट पेस्ट। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड ऑफ जूट क्रॉप। तो जूट क्रॉप इज हार्वेस्टेड आफ्टर अबाउट 4 months फॉर फाइबर पर्पस। ओके, तो जूट को फाइबर के लिए लगभग 4 मंथ के बाद तो हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन द क्रॉप इज इन स्मॉल पॉड स्टेज। सो हार्वेस्टिंग की बेस्ट स्टेज क्या है, कब की जाती है, स्मॉल पॉड स्टेज में। सो याद रखिए आप कब का बेस्ट हार्वेस्टिंग मिलती है अपने को, हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन क्रॉप इज इन small pod stage. Next is harvesting is done by cutting the plant close to the ground level with the help of sickle. यानी कि हमारे जो प्लांट है उनको ग्राउंड के बिल्कुल पास से सिकल के हेल्प से हम कट करते हैं। ओके, दे आर लेफ्ट इन फील्ड फॉर 2 to 3 days फॉर ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, यानी कि उसके बाद क्या क्या हो जाता है, कट किए हुए जो प्लांट्स हैं हमारे उनको फील्ड में 2 से 3 दिन छोड़ दिया जाता है, ऐसे छोड़ देते हैं। उससे क्या हो जाता है, जो लीव्स है वो गिर जाते हैं, एंड देन द प्लांट्स आर टाइड इनटू बंडल्स एंड टेकन फॉर रेटिंग। देन फिर हम प्लांट को, हमारे जो प्लांट्स हमने निकाले पत्ते जब उसके झड़ गए, लीव्स जब ड्रॉप हो गए, देन प्लांट्स को बंडल्स यानी गट्ठर में बांध कर रेटिंग के लिए ले जाया जाता है। ओके, and to early harvesting gives weak fiber and to late give coarse and unlustrous fiber। तो हार्वेस्टिंग एक पर्टिकुलर एक सही वक्त पर होनी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, क्यों, उससे हमें बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग से हमें वीक फाइबर मिलता है, और बहुत अगर लेट हार्वेस्टिंग करेंगे तो फाइबर से कर्स यानी कि मोटा और कम लस्टरियस यानी कि कम चमकीला, तो कर्स फाइबर एंड अनलस्टरियस यानी कि मोटा और कम चमकीला फाइबर हमें मिलता है। ओके, सो यील्ड भी आपको याद करनी होगी, यील्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। एवरेज यील्ड ऑफ कैप्सुलरिस की एवरेज यील्ड क्या होती है, फाइबर की 10 to 11 क्विंटल्स पर हेक्टर की, एंड सीड की होती है 3.5 से 4.5 क्विंटल पर हेक्टर की, एंड ऑलिटोरियस की जो एवरेज यील्ड होती है 15 से 16 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है, एंड सीड की 1.5 to 3 क्विंटल्स पर हेक्टर की होती है। ओके, एंड उसके बाद हम देखते हैं रेटिंग एंड एक्सट्रैक्शन। ओके, सो रेटिंग हार्वेस्ट के बाद चलिए देखते हैं रेटिंग। तो रेटिंग यानी कि हार्वेस्ट के बाद जूट के प्लांट बंडल्स को पानी में भिगोया जाता है। तो प्लांट बंडल्स आर डिप्ड 60 to 90 सेंटीमीटर इन द स्टैंडिंग वाटर इन टैंक्स और डिचेस। तो देखिए, तो जूट के बंडल्स को 60 to 90 सेंटीमीटर डीप स्टैंडिंग वाटर में टैंक्स या डिचेस में डुबोया जाता है।
ओके। रेटिंग प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड इन 2 to 3 वीक्स। तो रेटिंग प्रोसेस हमारा 2 से 3 वीक में कंप्लीट हो जाता है। ओके, 2 से 3 वीक का समय लगता है कंप्लीट होने में। द बार्क सेपरेट आउट ईजिली फ्रॉम द वुड ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ पेक्टिन एंड अदर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस। ओके, तो इस वजह से हम उससे जो प्लांट बंडल्स को 60 to 90 सेंटीमीटर डीप स्टैंडिंग वाटर में जो डुबोया जा रहा है, तो उससे क्या होता है कि हमारे इस वजह से बार्क यानी इसकी जो छाल है, वुड स्टेम, जो बार्क यानी कि छाल है, वो इजीली सेपरेट हो जाती है हमारे स्टेम से, क्योंकि छाल जो हमारे स्टेम से इजीली सेपरेट हो जाती है। एंड तो ओवर रेटिंग अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फाइबर। सो क्या कह रहा है, ओवर रेटिंग अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ फाइबर, यानी कि ओवर रेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी में रखने से फाइबर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो हमें ओवर रेटिंग में नहीं करना है। तो ये 4 पॉइंट आप याद कर लें। तो चलिए देखते हैं अब हम एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, द कम्प्लीटली रेटेड स्टॉक्स आर टेकन आउट फ्रॉम द वाटर। एक्सट्रैक्शन यानी कि फाइबर निकालने को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं जनरली। तो कम्प्लीटली रेटेड स्टॉक को पानी से बाहर निकालते हैं। फिर फाइबर इज़ रिमूव बाय हैंड फ्रॉम द स्टॉक नोन एज एक्सट्रैक्शन। फिर क्या किया जाता है कि स्टॉक से हाथ से फाइबर सेपरेट करते हैं, इसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं अपन। ओके, यानी कि स्टॉक से अपन हाथ से फाइबर को सेपरेट कर दिया, उसे एक्सट्रैक्शन कह दिया। ओके, द एक्सट्रैक्टेड फाइबर इज़ वॉश्ड इन अ क्लीन वाटर। अब जो निकाले हुए फाइबर है उसको क्लीन वाटर से वॉश करते हैं हम। फिर देन इट इज़ ड्राइड इन सन फॉर 2 to 3 days बाय हैंगिंग। फिर फाइबर को 2 से 3 दिन धूप में लटका कर हैंग कर ड्राई करते हैं। देन उसे 2 से 3 दिन धूप में हैंग कर ड्राई किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ फाइबर deteriorates the become worse due to delay in extraction. Okay, the quality of fiber deteriorates and become worse due to the delay in extraction. अगर एक्सट्रैक्शन में डिले हो जाए तो फाइबर की क्वालिटी है वो डेट्रोरेट यानी ख़राब हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर हमारी यूनिट सेकेंड की सेकेंड क्रॉप जो कि जूट थी वो फिनिश होती है। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और स्टडी स्पार्क के साथ अपनी लर्निंग को रोज़ अपग्रेड करते रहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।